क्विक रिवीजन के शो में आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में संपूर्ण चीज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्विक रिवीजन में क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आप उसका कमेंट में आंसर करेंगे, जो करंट में अभी अभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो सबसे तत्कालिक कारण क्या था कि उस समय जो एनफील्ड राइफल होती थी, ये वाली, इसमें जो कारतूस प्रयोग किया जाता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होने की अफवाह उड़ी। ये जब बंदूक में लगाते थे जो भी सिपाही होते थे तो उसमें दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। जिससे हुआ क्या कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गाय और जो सूअर है वो एक तरीके से धार्मिकता का बात होता है, तो वहां पर धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई। इसीलिए वो विद्रोह उस समय शुरू हुआ। तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में कारतूस का प्रयोग। राजनीतिक कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण यह था कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी ने लेकर आया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि इसको एक तरीके से हड़प लिया जाता था कुछ न कुछ रीजन बता करके। तो लॉर्ड डलहौजी की इस नीति में झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरा पॉइंट क्या था? अवध का विलय। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि पेशवा बाजीराव सेकंड के तो दत्तक पुत्र थे। ये याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि नाना साहब किसके पुत्र थे, तो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब की पेंशन रोक दी गई। ये तीनों, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत, अवध का विलय और इनका जो पेंशन, ये तीनों राजनीतिक कारण थे। आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण भारी कर और भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग का विनाश करना। एक तरीके से टैक्स ज्यादा लगा दिया गया। उसके बाद हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों का विनाश, यानी बाहर से चीजें ज्यादा आकर मार्केट में बिक रही हैं और लोकल चीजें नहीं बिक रही थी। सैन्य कारण क्या था? तो सैन्य कारण यह था कि भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, यानी वेतन में भी और प्रमोशन में भी। यानी जो बाहर के सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक थे, उनका वेतन प्रमोशन ज्यादा जल्दी होता था और वेतन भी ज्यादा मिलता था, लेकिन भारतीयों में वो चीजें कम थी। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो 1856 था, उसके तहत सैनिकों को विदेश जाने के लिए बाध्य करना। जिससे होता क्या था कि धर्म के विरुद्ध माना जाता था उस समय बाहर जाना। तो ये उस समय कुछ कारण थे। अब विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहली चिंगारी की बात किया जाए तो 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 कहां पर होता है शुरुआत? बैरकपुर में। उसमें एक बटालियन था 34वीं। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया, ये कारतूस ये सब चीजों को लेकर। उसके बाद उन्हें फांसी भी हो गई। फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857। अब सोचिए कितना टाइम है, 29 मार्च के बाद 30, 31, फिर 8, यानी 10 दिन के अंदर लगभग उनको फांसी हो गई 29 वर्ष की उम्र में। फिर कुछ समय जैसे ही बीतता है तो 10 मई 1857 को औपचारिक रूप से पूरे भारत में धीरे धीरे विद्रोह फैल जाता है। तो 10 मई 1857 से औपचारिक शुरुआत जब पूछेगा तो कहां से हुआ? वही मेरठ से ही हुआ। तो ये पूरा विद्रोह की शुरुआत का ये डेट याद रखिएगा, 10 मई, 29 मार्च पहली चिंगारी, 8 अप्रैल को इनको फांसी मिली। उसके बाद 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, नेता और दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, वो किसने उस विद्रोह को दबाया? तो दिल्ली से कौन था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान, यानी ये तो नाम मात्र के थे। जो सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान। इसलिए कभी कभी कंफ्यूज लोग होते हैं कि दो दो नाम क्यों हैं। तो दो दो नाम, ये तो वहां पर गद्दी पे बैठे थे, लेकिन सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान। कानपुर से कौन था? तो नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। लखनऊ से कौन था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। झांसी से कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से कौन था? तो तात्या टोपे थे। बिहार से कौन था? तो बिहार से कुंवर सिंह थे। फैजाबाद से कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला थे।
बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खान रोहिल्ला। एक और नाम आता है, इलाहाबाद से कौन था? तो इलाहाबाद से थे लियाकत अली। बाकी ये जो इधर का नाम है दमनकर्ता, ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है। एक बार आपको रिवाइज करना हो तो टेलीग्राम में जाकर पीपीटी से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जब एग्जाम कभी आए पास तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार और फैजाबाद। अब 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था कि वो सफल नहीं हो पाए? तो सबसे पहला कारण क्या था? संगठन और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। यानी विद्रोहियों के पास कोई ठोस योजना नहीं थी, प्रभावी केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, यानी एक यूनिटी नहीं थी। सब किसी न किसी रीजन से अपने में ही लड़ रहे थे, यानी अलग अलग डिवाइडेशन में लड़ रहे थे। कोई किसी का पेंशन रुका था, तो किसी का हड़प लिया गया था जगह, तो वो सब रीजन था। तो यूनिटी नहीं थी ओवरऑल। सीमित प्रसार क्यों था? क्योंकि ये विद्रोह उत्तर भारत और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, ये सब चीजों तक, इन सब जगहों तक ये पहुंचा ही नहीं। तो एक ये भी रीजन था सफलता का। संसाधनों की कमी। अंग्रेजों के पास क्या था? ब्रिटिश हथियार थे, संचार व्यवस्था थी, लेकिन भारतीयों के पास ये सब चीज नहीं थी। अब बताइए, कोई व्यक्ति सामने बंदूक लिया तो आप उसको बंदूक और तलवार से लड़ेंगे? वो तो गोली मार देगा तुरंत जब तक आप पहुंचेंगे। तो एक रीजन ये भी था। भारतीय शासकों का असहयोग। तो सिंधिया, होलकर, निजाम, ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन था। तो ये चारों रीजन याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए? तो सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, भारत सरकार अधिनियम 1 नवंबर 1858 को आता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ क्या कि जो कंपनी शासन कर रही थी, वो शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या हुआ कि वायसराय का नया पद लाया गया। तो जो गवर्नर जनरल का पद था, उसको वायसराय के पद में बदल दिया गया। वायसराय के पद में बदल दिया गया। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? वही लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। डलहौजी के बाद कौन आया? तो लॉर्ड कैनिंग है, याद रखिएगा। हड़प नीति की समाप्ति, यानी जो डलहौजी ने हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर आया था, सतारा, झांसी, ये सब चीजों को हड़पा हुआ था। तो इसमें हुआ क्या कि व्यापकत का जो सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, हड़प नीति, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद सेना का पुनर्गठन। तो पील आयोग गठित किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या को इसमें बढ़ा दिया गया। तो पील आयोग की सिफारिश किसमें हुई थी? 1857 की क्रांति में, याद रखिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, वायसराय का पद, हड़प नीति की समाप्ति और सेना का पुनर्गठन। अब इस पे कुछ किताब व्यक्तित्व जो बड़े बड़े हैं उन्होंने लिखा। एक पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पुस्तक है 1857, ये इतिहासकार हैं, एस एन सेन इनका नाम है, इन्होंने लिखा है एक बुक। बी डी सावरकर की एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा है। यानी कभी ये पूछे कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया, तो वो बी डी सावरकर ने कहा है। फिर आरसी मजुमदार की एक पुस्तक है द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आरसी मजुमदार ने इसमें क्या कथन कहा? कथन याद रखिएगा, पूछा जाता है। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इनका कुछ व्यू होगा कि क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं थी, तो यही सब कुछ कारण थे। ओवरऑल इतना ही इसमें पूछा जाता है। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है। तो ये 97 वाला तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, ऊपर वाले का आंसर आप कमेंट करेंगे। 1858 में अभी अभी पूछा भी गया CHSL 24 नवंबर 2025 को कि 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित नए कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा मिला, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत में लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, ये भी सही है। क्योंकि वो जो धार्मिक विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन क्या था? वो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करना। तो वो 1858 का जो अधिनियम है उसमें कहा गया है कि आप जो धार्मिक रीति रिवाज है उसमें आप कुछ भी एक तरीके से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
तो वो अंग्रेजों के ऊपर वो एक तरीके रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो आंसर इसका ए और बी होगा। ऊपर वाले का आप कमेंट में आंसर करेंगे। मिलते हैं क्विक रिवीजन के शो के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।